फितना कर एपिसोड 9। अब सूरत हाल ये थी कि हमजाद मुझे पुलिस से बचाकर कैसरगंज वाली हवेली में ले आया था, जिसके दरवाजे पर अब भी पुलिस मौजूद थी। पुलिस मुतमईन थी कि हवेली में कोई नहीं, क्योंकि उनके सामने न कोई हवेली में दाखिल हुआ था और न कोई निकला था, क्योंकि हमजाद मुझे हवेली में पिछली तरफ से लाया था। उसकी नज़र में फ़िलहाल सबसे महफूज जगह यही थी। इस तरह कम से कम पुलिस को धोखे में ज़रूर रखा जा सकता था। जब्बार अब पुलिस की निगरानी से मिलिट्री की निगरानी में पहुंच चुका था, जो सुबह उसे दिल्ली ले जाने वाली थी, और इस वक्त सुबह के 4:30 बजे का अमल था। जब्बार को अब से तकरीबन 1.5 घंटे बाद मिलिट्री की हिफाजत में दिल्ली रवाना हो जाना था। मैपारा से मुकाबले के दौरान जब्बार के हमजाद की क़ुव्वतें वक्ती तौर पर मफलूज हो चुकी थीं, इसलिए फ़िलहाल उससे कोई काम लिया जाना मुमकिन न था। मैपारा के बारे में अब तक सिर्फ यही बात यकीन से कही जा सकती थी कि वो ये शहर छोड़कर जा चुकी है, लेकिन कहाँ, ये मालूम नहीं किया जा सका था, क्योंकि मेरा हमजाद मुझे इस हालत में तन्हा छोड़कर नहीं जा सकता था। दरअसल इस बात का इम्कान भी मौजूद था कि मैपारा हमें कमज़ोर पड़ता देखकर फिर लौट आए। इस सूरत में मेरी ज़िंदगी के लिए कोई भी ख़तरा दरपेश हो सकता था। मैंने हमजाद से तमाम हालात सुनने के बाद कुछ देर उन पर गौर किया और आखिरकार एक नतीजे पर पहुंचा कि फ़िलहाल वक्ती तौर पर हमें मैपारा के ख्याल को तर्क करके जब्बार की फ़िक्र करनी चाहिए। इसके बाद मैपारा से निपटा जा सकता है। इस अरसे में जब्बार का हमजाद भी काबिल अमल हो सकता था। यही सब कुछ सोचने के बाद मैंने हमजाद को मुखातिब किया। तमाम हालात पर गौर करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि हमें फ़ौरन जब्बार की रिहाई के सिलसिले में कोई अमली कदम उठाना चाहिए, इससे पहले कि मिलिट्री उसे लेकर दिल्ली रवाना हो जाए और बात आगे बढ़े। हम उसे यहीं क्यों ना छुड़ा लें। क्या ख्याल है तुम्हारा? आपने कतई ठीक सोचा है, हमजाद ने मेरी तजवीज़ से इत्तफाक करते हुए कहा, लेकिन सुबह से पहले ये नामुमकिन है। क्यों? मैंने पूछा। इसलिए इस वक्त जब्बार सख्त पैरे में है, उसे मिलिट्री हेडक्वार्टर में रखा गया है। ये तो मुमकिन है कि मिलिट्री की नज़र से मेरा वजूद छुप जाए, लेकिन जब्बार को उनकी नज़रों से किस तरह छुपाया जा सकता है? वो उसकी ज़रा सी हरकत पर उसे गोली मार देंगे। फिर वो जहाँ कैद है उस जगह तक 25 मकामात पर चेक पोस्ट हैं। किसी न किसी की नज़र उस पर लाजिमन पड़ सकती है। इस सूरत हाल में उसे छुड़ा लिया जाना नामुमकिन है, लेकिन उसकी ज़िंदगी ख़तरे में पड़ने का इम्कान है, इसलिए ख़तरा ही मोल क्यों लिया जाए? हमजाद ने कहा। फिर? मैंने सवाल किया। तुम्हारे सामने और क्या सूरत है? मेरे ख्याल में बेहतर यह है कि जब मिलिट्री उसे हेडक्वार्टर से निकाल कर दिल्ली की तरफ रवाना हो तो शहर से निकलते ही जब्बार को छुड़ा लिया जाए। इसीलिए मैंने अर्ज़ किया है कि जब्बार को रिहा कराने के लिए सुबह तक इंतज़ार करना ज़रूरी है। जैसी तुम्हारी मर्ज़ी, जो तुम्हारी नज़र में मुनासिब और महफूज तरीक़ा हो उस पर अमल करो, मुझे कोई एतराज़ नहीं। मकसद तो सिर्फ जब्बार के रिहा होने से है। इस काम से फारिग होने के बाद मैपारा के बारे में सोचा जाएगा। बहरहाल उसे किसी कीमत पर छोड़ना नहीं है। ये कहकर मैं फिर ख्यालों में खो गया। उसी वक्त मेरे जहन में एक और तरकीब आई कि मैं अपने तसव्वुर की क़ुव्वत को बरोकार लाकर ये मालूम करने की कोशिश करूं कि मैपारा किस हाल में है। मैंने हमजाद को बग़ैर बताए फ़ौरन इस पर अमल किया। मैंने आंखें बंद करके मैपारा का तसव्वुर किया। फजूल है, हमजाद की आवाज़ मेरी समाज से टकराई। क्या आप मैपारा के वो अल्फाज भूल गए कि वो अगर चाहे तो आपकी इस क़ुव्वत को भी अपनी हद तक मफलूज कर सकती है? मैंने हमजाद की बात सुनकर आंखें खोल दी, क्योंकि वाकई मुझे मैपारा नज़र नहीं आ रही थी। तुम ठीक कहते हो, मैंने कहा, लेकिन क्या उसने मुझसे मेरी ये क़ुव्वत छीन ली है? जी नहीं। मैंने अर्ज़ किया ना कि सिर्फ अपनी हद तक वो इस पर काबू कर सकती है कि आपकी ख्वाहिश के बावजूद उसे अपनी चश्मे तसव्वुर के ज़रिए न देख सकें। ये सुनकर मेरा दिल कुछ बुझ सा गया। मैपारा ने अजीब बेबसी और रूहानी अजियत में मुब्तला कर दिया था। मैं इस कदर पुरस्कार अजीब क़ुव्वतों का मालिक होकर भी अब तक उसका कुछ न बिगाड़ पाया था। यही सोच सोच कर मेरा खून खुलता जा रहा था और इसी उलझन और परेशानी में सुबह हो गई। अब मैं जा रहा हूँ, आप पूरी तरह चौकन्ने और होशियार रहिएगा। वैसे बज़ाहिर कोई ख़तरा नहीं, यहाँ आप फ़िलहाल हर तरह से महफूज हैं। मेरे अंदाजे के मुताबिक अब मिलिट्री जब्बार को लेकर हेडक्वार्टर से रवाना हो चुके होंगे। हमजाद ने मुझसे इजाज़त चाही। हमजाद के जाते ही मैंने फ़ौरन आंखें बंद की और जब्बार का तसव्वुर किया। दूसरे ही लम्हे उसका मुरझाया हुआ चेहरा मेरे सामने था। एक ही रात में वो कुछ का कुछ हो गया था। उसका चेहरा खौफ से सफ़ेद पड़ चुका था, होंठों पर पपड़ियाँ जमी हुई थीं और शायद वो रात भर भी सो न सका था, क्योंकि उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं।
میں نے اپنی چشم تصور کا دائرہ اور وسیع کیا۔ اب میں تمام صورتحال کا اپنی آنکھوں سے جائزہ لے رہا تھا۔ جبار کو ملٹری کی ایک بند گاڑی میں بٹھائے جانے کے باوجود اس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھیں اور اس کے دونوں طرف ایک ہی سیٹ پر ملٹری کے جوان بیٹھے تھے۔ بند گاڑی کے پچھلے دروازے سے باہر تالا ڈال دیا گیا تھا۔ گاڑی کے اگلے حصے میں ڈرائیور کے علاوہ ملٹری کے 2 بڑے افسر بیٹھے تھے، جن میں سے ایک صورت شکل سے انگریز دکھائی دیتا تھا۔ اس بند گاڑی کے آگے اور پیچھے ملٹری کے 2 ٹرک تھے، جن میں ملٹری کے مسلح جوان مستعد بیٹھے تھے، اور یہ قافلہ اب میرٹھ شہر سے باہر جانے والی سڑک پر پہنچ چکا تھا۔ حکومت کی نظر میں جبار کوئی معمولی مجرم نہیں تھا۔ اول تو اس پر ایک انگریز مجسٹریٹ کے قتل کا الزام تھا۔ دوم، حکومت کی نظر میں اس کا تعلق ان خفیہ تنظیموں سے تھا جو انگریزوں کو ہندوستان سے باہر نکالنے کے لیے سرگرم تھیں۔ پہلا الزام نہیں، حقیقت تھا، لیکن دوسرا الزام واقعی الزام ہی تھا۔ یہ تمام شرارت میں پارا کی تھی۔ میرٹھ شہر اب پیچھے رہ گیا تھا۔ کھیتوں اور باغات کے سلسلے شروع ہو چکے تھے۔ میں نے دیکھا کہ حمزاد ملٹری کی گاڑیوں کے نزدیک پہنچ چکا تھا۔ میں کسی ہنگامے کا منتظر تھا، مگر میں نے دیکھا کہ حمزاد سب سے پہلے ملٹری ٹرک پر سوار ہو گیا۔ وہ اب ٹرک کے اگلے حصے میں تھا، جہاں ڈرائیور کے علاوہ ایک ملٹری افسر بھی بیٹھا تھا۔ حمزاد نے نہ جانے کیا کیا کہ دوسرے ہی لمحے یہ ٹرک گھڑ گھڑ کر کے رک گیا۔ ڈرائیور نے کئی بار کوشش کی کہ ٹرک کا انجن بیدار ہو جائے، لیکن وہ ناکام رہا۔ وہ اپنی طرف کا دروازہ کھول کر نیچے کود پڑا۔ پھر اس نے انجن کا بونٹ اٹھایا اور چھپ گیا۔ ملٹری کی بقیہ گاڑی بدستور تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی اور یہ ٹرک بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اب حمزاد ٹرک کے انجن کے پاس پہنچ گیا اور اس نے کچھ حرکت کی کہ ٹرک کے انجن پر جھکا ہوا ڈرائیور ایک لمحے کو چونکا اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ لیکن اب حمزاد وہاں سے روانہ ہو چکا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی میں نے اسے بند گاڑی کے پیچھے جاتے ہوئے تنہا ٹرک کے اگلے حصے میں دیکھا۔ پھر چند ہی لمحوں میں اس ٹرک کا وہی حشر ہوا جو اس سے پہلے ہو چکا تھا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ ملٹری کے 2 ٹرک بیکار ہو چکے تھے۔ اب سب سے پیچھے بند گاڑی جا رہی تھی اور اس کے آگے ملٹری کی بقیہ تو۔ حمزاد اب تیزی سے بند گاڑی کی طرف لپکا اور اس نے نہ جانے کس طرح بغیر کوئی آواز پیدا کیے دروازے سے لٹکے ہوئے بھاری تالے کو توڑ دیا۔ اس کے بعد وہ برقی سرعت سے بند گاڑی کے اگلے حصے میں پہنچ گیا اور پھر اتنی تیزی سے سب کچھ ہوا کہ میں بھی دنگ رہ گیا۔ گاڑی کا اسٹیئرنگ حمزاد کے ہاتھ میں تھا اور اب گاڑی اس کے ہاتھ کے اشارے پر ناچ رہی تھی۔ ڈرائیور کے چہرے پر مجھے الجھن اور پریشانی کے آثار دکھائی دیے۔ اس کے چہرے پر پسینے کے قطرات ابھر آئے تھے۔ گاڑی جیسے ہی ایک موڑ کاٹ کر آگے بڑھی، اسٹیئرنگ تیزی سے گھوما اور بند گاڑی ایک دم سڑک سے اتر کر بائیں جانب پاک میں گھستی چلی گئی۔ انگریز افسر نے بغیر وقت ضائع کیے اپنے ہولسٹر سے پستول کھینچ کر ڈرائیور کی کن پٹی پر رکھ دیا اور اسے رکنے کا حکم دیا۔ لیکن حمزاد اس وقت تک گاڑی کے پچھلے حصے میں ملٹری کے دونوں جوانوں کو بے ہوش کر کے جبار کی ہتکڑیاں کھولنے میں کامیاب ہو چکا تھا، اور جب تک کوئی کچھ سمجھ پاتا وہ جبار کو ساتھ لے کر گاڑی سے کود چکا تھا۔ انگریز افسر بھی کافی مستعد تھا۔ وہ بھی ساتھ ہی ساتھ گاڑی کا اگلا دروازہ کھول کر کود پڑا اور حمزاد کے ہمراہ بھاگتے ہوئے جبار پر فائر جھونک دیا۔ لیکن اس سے پہلے حمزاد جبار کو دھکا دے کر ایک درخت کی آڑ میں کر چکا تھا۔ گولی درخت کے تنے میں پیوست ہو گئی۔ اب ڈرائیور اور دوسرے ملٹری افسر نے بھی فائرنگ شروع کر دی تھی۔ حمزاد جبار کو لے کر اس عرصے میں باغ سے بہت دور پہنچ چکا تھا۔ اب میں مطمئن تھا، اس لیے آنکھیں کھول دیں اور میرا سلسلہ تصور ترک ہو گیا۔ کچھ دیر بعد میں نے جبار کو اپنے پاس دیکھا۔ وہ سخت بدحواس اور گھبرایا ہوا تھا۔ اس کے اوسان کچھ بحال ہوئے تو میں نے اسے بھی تمام حالات سے باخبر کر دیا۔ جبار کا اس طرح ملٹری کے قبضے سے فرار ہو جانا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ میرٹھ سے دہلی تک تمام انگریز افسران پوری طرح مستعد اور چاق و چوبند ہو گئے۔ اس واقعے کی تحقیقات کے لیے فوراً ایک کمیشن مقرر کر دیا گیا۔ جو ڈرائیور بند گاڑی چلا رہا تھا اسے حراست میں لے لیا گیا۔ حالانکہ اگر قصور تھا تو سب کا تھا۔ اس انگریز افسر کو بھی اصولاً معطل ہو جانا چاہیے تھا جو بند گاڑی کے ساتھ تھا، لیکن ایسا نہیں کیا گیا، اس لیے کہ حکومت بہرحال انگریزوں کی تھی۔ سارا عتاب اور غصہ ہندوستانی افسروں کو سہنا پڑا۔ جبار کو خطرناک ترین مجرموں کی فہرست میں لکھ لیا گیا۔ جو ڈرائیور بند گاڑی چلا رہا تھا اور بے قصور تھا، اس پر الزام لگایا گیا کہ وہ انگریزوں کے خلاف کسی خفیہ تنظیم سے ملا ہوا ہے۔ جبار کی اور میری تلاش میں جگہ جگہ چھاپے مارے جانے لگے۔ حکومت ہر حال میں ہم دونوں کو گرفتار دیکھنا چاہتی تھی، لیکن ہم میرٹھ کی ایک حویلی میں موجود تھے، اور دلچسپ بات یہ کہ اس حویلی کے چاروں طرف پولیس کا سخت پہرا تھا۔ ہمیں اب صرف اس بات کا انتظار تھا کہ جبار کا حمزاد ٹھیک ہو جائے۔ اس سے پہلے ہم یہ جگہ چھوڑ نہیں سکتے تھے، نہ ہی میرا حمزاد مجھے چھوڑ کر میپارا کی تلاش میں جا سکتا تھا۔
इस इंतज़ार की बेचैनी और बेकैफियत को दूर करने के लिए दूसरे दिन मेरा जहन माजी में भटक गया और फिर एक एक करके मेरे ज़ख्म हरे होते गए। मुझे नवाब साहब याद आए, उनका मंजूर नज़र और राहत जान राहत याद आया, जो मैं पारा और नवाब साहब दोनों ही का आलायकार था। नवाब साहब की हसीन और नौखेज़ साहबजादी नरगिस याद आई, जिसके सबब मैं कई मरतबा सख्त परेशानी में मुब्तला हो चुका था और मेरी जान के लाले पड़ गए थे। और फिर शांति याद आई। शांति का ख्याल आते ही मुझे उसकी फ़िक्र लाहक हो गई। कैसी होगी और किस हालत में होगी। हमजाद इस शहर की हद तक सब कुछ कर सकता था और उसके ज़रिए शांति के बारे में मालूम कराया जा सकता था। हमजाद से फ़ौरन अपनी इस ख्वाहिश का इज़हार कर दिया। वो मेरे कहने पर दूसरे दिन सुबह सुबह हवेली से रवाना हो गया। शांति के बारे में मेरी आखिरी मालूमात ये थीं कि वो नवाब साहिब की क़ैद में है और मैं पारा उस कमरे के गिर्द तूतिया हिसार खींच चुकी थी जिसमें शांति को रखा गया था, ताकि मैं उसे उठवा ना सकूं। इस हरकत पर मैं पारा का मकसद सिर्फ मुझे तकलीफ़ पहुंचाना था, इसलिए कि मैं शांति को बेहद पसंद करता था। इसीलिए उसने मुझसे इंतकाम लेने के लिए शांति को नवाब साहब और राहत के सुपुर्द कर दिया था, ताकि मैं रूहानी अजियत में मुब्तला हो सकूं और सिवाय तिल मिलाने के कुछ न कर सकूं। फिर कुछ इस तरह के हालात पैदा कर दिए कि मुझे मेरठ छोड़कर भागना पड़ा। अब सूरत हाल मेरे हक़ में थी। उस वक्त मैं पारा मुझे मेरठ में छोड़कर खुद मेरठ से भाग गई थी। मैंने उसको इस हाल में पहुंचा दिया था कि सिवाय फ़रार होने के उसके पास कोई और सूरत नहीं रही थी। हमजाद कुछ देर में तमाम मालूमात फराहम करके लौट आया। हमजाद ने मुझे जो कुछ बताया उसने मुझे उलझन में गिरफ्तार कर दिया और अब मेरे लिए ज़रूरी था कि इस सूरत हाल से निमटने के लिए कोई तरकीब सोचूं। शांति के बारे में सुनकर मुझे दुख हुआ था। हमजाद की इत्तलात के मुताबिक वाक़यात इस तरह पेश आए थे कि मेरठ छोड़ने के बाद मैं पारा ने नवाब साहिब की हवेली से दूधिया हिसार उठा लिया था, क्योंकि वो मुतमईन थी कि अब मैं मेरठ में नहीं हूँ। राहत और नवाब साहब कुछ दिनों शांति से खेलते रहे और फिर कुछ दिनों बाद उन्होंने उसे हवेली से निकाल दिया और इस बार किसी तवाइफ ने भी उसे सहारा न दिया। नतीजा ये निकला कि शांति की हालत अबतर से अबतर होती गई। फिर वो वैली बाजार की एक गली के कोने में पड़ी रही। मेरे एक सवाल के जवाब में हमजाद ने कहा, राहत के बारे में मज़ीद मालूमात हुई हैं। वो क़िबला नवाब साहिब ही के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है और किसी दूर के रिश्ते से नवाब साहिब का अजीज़ है। ये जानने की ज़रूरत हमको इसलिए पेश आई कि नवाब साहिब अपनी बेटी नरगिस से उसकी शादी करने वाले थे। ताज्जुब हैरत की बात यह थी कि नवाब साहिब ये जानते थे कि राहत किस कदर अय्याश और आवारा है, लेकिन इसकी भी एक वजह थी और वो वजह मेरे लिए इंतहाई तकलीफ़ दे थी। हमजाद ने बताया कि नरगिस के पेट में भी तकरीबन 3 महीने का हमल है। इस बात से नवाब साहिब ने राहत के साथ शादी कर देना चाहिए, उनकी इज्जत व आबरू महफूज रहे। मैंने हमजाद से दरियाफ्त किया, क्या ये मुमकिन है कि नरगिस का हमल ज़ाया करा दिया जाए, लेकिन उन्होंने मुझे तबाह करने की कोशिश भी की थी। पहली बात यह कि बहुत बाद में ये बात उनके इल्म में आई। दोयम ये कि इस तरह नरगिस की जान को ख़तरा भी लाहक हो सकता था, इसलिए उन्होंने बेहतरी इसी में समझी कि उसकी शादी राहत के साथ कर दी जाए। जबकि राहत भी नवाब साहिब की बात से मुत्तफ़िक़ था। उसके इल्म में भी तमाम बातें थीं, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ नवाब साहिब की खुशनुदी के लिए कर रहा था। यहाँ तक कि एक हामिला लड़की से शादी भी उसे गवारा थी, इसलिए कि 3 माह का हमल ज़ाया करा देना आसान बात ना थी। लेकिन हमजाद ने मुझे मशवरा दिया कि ऐसा अब भी मुमकिन है। हमजाद के लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं, बशर्ते कि मैं इस पर आमादा हो जाऊँ। मैंने काफ़ी गौर व खौस के बाद हमजाद से कहा, नवाब साहिब का मकसद ये है कि शांति इसी तरह दर बदर भटक कर जान दे दे और उनकी बेटी ऐश व आराम और इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारे। राहत भी ऐश करता रहे, जिसने शांति की ज़िंदगी को जहन्नुम बना दिया था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, हरगिज़ नहीं होगा, किसी कीमत पर नहीं। मैंने जोश में आते हुए कहा, आप जोश में आकर बुलंद आवाज़ में बोलने लगते हैं। ये ना भूलिए कि इस हवेली के चारों तरफ पुलिस मौजूद है। हमजाद ने मुझे टोका, अगर उन्हें किसी तरह का शक व शुबा हो गया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। हमजाद की आवाज़ सुनकर मुझे भी ख़तरे का एहसास हुआ और इस मर्तबा मैंने निस्बतन धीमी आवाज़ में उसे मुखातिब किया, मैं अब दूसरी गलती जानते बूझते नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी बात से कतई मुत्तफ़िक़ हूँ कि नरगिस का हमल ज़ाया कर दिया जाए। दूसरी बात यह बहुत ज़रूरी है, नरगिस और राहत की शादी ना हो पाए, क्योंकि ये सरासर जुल्म है। ऐसे हालात पैदा कर दो कि शादी फ़ौरन रुक जाए। राहत अगर शादी करेगा तो सिर्फ शांति से, किसी दूसरे से नहीं। मैंने फैसला कुन लहजे में कहा, मेरी नज़र में ये कोई मुश्किल काम नहीं। शादी में अभी 1 हफ्ता है, हमारे पास बहुत वक्त है।
जबकि इस काम के लिए सिर्फ एक दिन ही काफ़ी है। तो फिर वो दिन आज का दिन ही क्यों ना हो? बेहतर है, जो आपका हुक्म, मैं अभी रवाना हो जाता हूँ। हमजाद ये कहकर गायब हो गया। हमजाद सब करने के लिए क्या तरीक़ा इख्तियार करेगा, इस सिलसिले में ना तो मैंने ही हमजाद से पूछा था और ना उसने बताया था। उसी वक्त मुझे जब्बार की आवाज़ सुनाई थी, जो बराबर वाली मसेरी पर नीम दराज था। क्या नींद नहीं आ रही है? मेरा जहन चंद मामलात में उलझा हुआ है, मैंने जवाब दिया और उसे कुछ देर पहले देखे हुए वाक़यात बताने लगा। जब्बार पर अब मेरा एतमाद दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। जब से उसके इल्म में यह आया था कि मेरी बाईं टांग 2 जगह से टूट चुकी है, वो हर वक्त मेरी दिलजोई की कोशिश करता था और हर तरह मेरा ख्याल रखता था, कहीं मुझे अपाहज होने का एहसास ना हो। वो सहारा देकर मुझे गुसलखाने और बैतुल खला तक ले जाता। हर चंद के हमजाद ने मेरे लिए बेसाखियाँ फराम कर दी थीं, मगर एहतियातन मैं उन्हें इस्तेमाल नहीं करता था कि कहीं उनकी खटखट की आवाज़ हवेली के अतराफ मुतय्यन पुलिस को हमारी तरफ मुतवज्जे न करते। हमजाद अब तक नहीं लौटा था। मैं समझ गया कि वो अपना पहला मंसूबा पूरा करने के बाद अपने दूसरे मंसूबे की तकमील तक पहुंचाने में लगा होगा। मैंने अपनी आंखें बंद करके हमजाद का तसव्वुर किया। इस मर्तबा मुझे वो वैली बाजार की एक गली में नजर आया। इसके साथ मेरी नज़र राहत पर पड़ी। मैंने राहत को एक ही नज़र में पहचान लिया। इसके बाद वो मुझे फूल सा चेहरा नजर आया, जो शांति का था। वक्त की गर्द ने शांति के चेहरे की सारी कशिश छीन ली थी। मैं हैरान हैरान से ये मंजर देख रहा था। ये मंजर वाकई अजीब था। राहत के रुखसारों पर आंसू बह रहे थे और वो एक फटी हुई बोरी पर शांति के करीब बैठा हुआ उससे मुआफ़ी मांग रहा था। तुम्हें मेरा बनने के लिए सिर्फ अपने मज़हब की कुर्बानी देनी होगी, राहत ने रिक्कत भरे लहजे में कहा। मेरा कोई मज़हब ही कब है बाबू, तू जो कहेगा करूँगी, शांति भी सिसकती हुई बोली। मैं समझ गया कि इस वक्त राहत पर हमजाद मुसल्लत है। वो अपनी मर्जी से ना कुछ सोच सकता है ना बोल सकता है। कितना अजीब है ये सब कुछ, मैं सोचने लगा, और तवज्जो की कमी के सबब मेरे तसव्वुर का सिलसिला टूट गया। लेकिन मैंने दोबारा उसे कायम रखने की कोशिश नहीं की। मैं अच्छी तरह जानता था कि हमजाद उस वक्त तक राहत का पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक शांति के साथ उसकी शादी ना हो जाए। बाद में इसका क्या नतीजा होगा, इससे मुझे कोई गरज नहीं थी, क्योंकि मुझे ये भी मालूम था कि हमजाद में ये सिफत भी मौजूद है कि वो किसी के दिल में भी किसी के खिलाफ नफ़रत या मोहब्बत पैदा करने पर कादिर है। यकीनन राहत के दिल में शांति की मोहब्बत वो पैदा कर देगा, ताकि वो हमजाद के सहर से आज़ाद होने के बाद उसे ठुकरा ना दे। ये सब देखकर मेरे दिल को एक अजीब इत्मीनान और सुकून हासिल हुआ, एक ऐसा सुकून जो मुझे इससे पहले कभी मैसर न आया था। मैं काफ़ी देर तक इसी कैफियत में आंखें बंद किए लेटा रहा। आसाब का तनाव अब बहुत हद तक कम हो चुका था, जैसे मेरे सर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। दोपहर के बाद हमजाद वापस आ गया। साथ ही हम दोनों के लिए खाना लाना भी नहीं भूला था, मगर खाने पर नज़र पड़ते ही मैं चौंक पड़ा। आज ये तुम खिलाफ मामूल इस कदर खाना क्यों ले आए? मैंने हैरत से पूछा। जितना खाया जाए खा लीजिए, बाकी छोड़ दीजिएगा। दरअसल रास्ते में आते आते मुझे उन कमबख्त पुलिस वालों पर ताव आ गया, जो हवेली के आसपास धरनाते रहे हैं। मैंने सोचा आज उन कमबख्तों को भूखा मारा जाए। वो खाना खाने बैठने ही वाले थे कि मैंने उनके खाने पर हाथ साफ कर दिया। हमजाद की बात सुनकर मैं और जब्बार हंसने लगे, और इसी तरह अगला दिन भी ऐसी ही खुशफेलियों में गुजर गया। अगले दिन हमजाद ने मुझे बताया कि नवाब साहब क़िबला सख्त परेशान हैं। उन्हें राहत से ऐसी उम्मीद ना थी। दूसरी तरफ राहत के घर वाले उसकी हरकत पर सख्त गुस्सा हैं, लेकिन मजबूर हैं, क्योंकि राहत अब बाकायदा शांति से निकाह कर चुका है और उसने अब शांति का नाम बदल कर शकीला रख दिया है। मैं ये सब सुनकर बहुत खुश हुआ। अब जब्बार का हमजाद भी तकरीबन ठीक हो चुका था, इसलिए मैं अब अपने हमजाद को मैपारा की तलाश में रवाना कर सकता था। मसला सिर्फ ये था कि जब्बार का हमजाद ठीक होने के बाद दोबारा उसे न सोने देगा। ये बात पहले ही मैं सोच चुका था, इसलिए इस वक्त भी मैंने जब्बार को सुलाया हुआ था। मुमकिन है कि आइंदा रात या उसके बाद आने वाली रात को उसे जागते रहना पड़े। मेरे और हमजाद के अंदाजे के मुताबिक कल सुबह तक जब्बार का हमजाद पूरी तरह काबिल अमल हो सकता था। दूसरे दिन सुबह होते ही मेरा हमजाद अपने मिशन पर रवाना हो गया। उसने कहा था कि वो जल्द अज जल्द लौटने की कोशिश करेगा, और यही हुआ भी। वो दोपहर से कुछ देर पहले ही वापस आ गया। मैंने उसके चेहरे से अंदाज़ा लगा लिया कि वो कामयाब लौटा है। बहुत तवील सफ़र करना पड़ा, हमजाद ने कहा, लेकिन मैं आखिरकार उसे ढूंढने में कामयाब हो गया हूँ। मैं सांस रोके हमजाद की बात सुनता रहा। वो बोला,
मैपारा कलकत्ते जा पहुंची है। अब कहिए क्या इरादे हैं? वो मेरी तरफ सवालिया नज़रों से देखते हुए बोला। कहना क्या है, बस अब चलने की तैयारी करो। वो दुनिया के किसी कोने में छुप जाए, मैं उसे किसी कीमत पर मुआफ़ करने के लिए तैयार नहीं हूँ। उसे बहरहाल शेख करामत के आगे सर झुकाना पड़ेगा। मैं जोश में आ गया। उसी रात मेरठ से चलने का प्रोग्राम बना लिया गया। तय ये पाया कि अंधेरा फैलते ही यहाँ से कलकत्ते के लिए रवाना हुआ जाए। हमजाद का मशवरा ये था कि मेरठ से कम अज़ कम गाज़ियाबाद तक दोनों हमजाद मुझे और जब्बार को बगैर किसी सवारी के ले जाएं। उसके बाद बकिया सफ़र ट्रेन से किया जाए। गाज़ियाबाद दिल्ली के बाद पड़ने वाला एक वीरान सा स्टेशन था, जहाँ ट्रेन मुश्किल से 2 मिनट ठहर कर कलकत्ते के लिए रवाना हो जाती थी। हमजाद ने यह मशवरा इसलिए दिया था कि मैं ज़ख्मी हालत में था और मेरे लिए ज़्यादा तवील सफ़र बगैर किसी सवारी के नुकसानदेह हो सकता था। हालांकि ये भी मुमकिन था कि उसी रात हमजाद मुझे जब्बार को कलकत्ते पहुंचा देता, लेकिन मैंने उसके मशवरे को अहमियत दी, क्योंकि कई मौक़ों पर मैंने उसकी बात न मानकर नुकसान उठाया था। उसी शाम एक और हादसा पेश आया। मैं जब्बार का सहारा लिए गुसल खाने से निकल रहा था कि एक खंजर लहराता हुआ आया और सामने वाले दरवाजे में पेवस्त हो गया। मेरा अंदाज़ा था कि यह खंजर यकीनन सामने वाली हवेली की छत से फेंका गया था। उस वक्त हमजाद रात का खाना लेने गया था। जब्बार के चेहरे पर खौफ के आसार पैदा हो गए। वो मुझे लेकर जल्दी से सहन उबूर करके कमरे में दाखिल हो गया। उसी कमरे के दरवाजे की ऊपरी चौखट में वो खंजर पेवस्त था। मैंने कमरे में दाखिल होते हुए देखा उस खंजर के साथ कोई कागज़ भी था। मैंने मसहरी पर लेटते ही जब्बार से कहा कि वो खंजर चौखट से खींच लाए। वो डरा डरा सा कमरे से बाहर निकला। अब उसका हाथ खंजर की तरफ बढ़ रहा था। मैंने देखा कि उसके हाथों में कपकपाहट थी। खैर, किसी तरह वो खंजर उसके दस्ते में लिपटा हुआ एक कागज़ लेकर मेरे पास आ गया। मैंने बेताबी से खंजर से लिपटा हुआ कागज़ खोला और पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, शेख करामत, हम वाकिफ़ हैं कि तुम पुलिस और मिलिट्री से बचकर यहाँ छुपे हुए हो। अगर हम चाहते तो पुलिस या मिलिट्री को तुम्हारे और जब्बार के बारे में मुत्तला कर सकते थे, मगर हमने दानिस्ता ऐसा नहीं किया, क्योंकि इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं। और ये भी कि हम इस बात से भी आगाह हैं कि तुम लोगों के पास यकीनन कुछ माफूकुल फितरत क़ुव्वतें हैं। तुम लोग यकीनन पुलिस को धोखा देकर साफ निकल जाते, जिसका मुज़ाहरा हम लोग खुद एक मरतबा देख चुके हैं, जब जब्बार ने खुद को मिलिट्री की कैद से आज़ाद कराया था। हम बखूबी जानते हैं, इस सिलसिले में पूरी तहकीकात कर चुके हैं। तुम दोनों का ताल्लुक़ किसी भी ऐसी खुफिया तहरीक या तंजीम से नहीं जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ पोशीदा तौर पर काम कर रही है। फ़िल वक्त हम अपने उन ज़राए का इज़हार नहीं करना चाहते जिनके ज़रिए हमें पता चला कि तुम दोनों कहाँ छुपे हुए हो। हम ये भी बता दें कि हमने ये खंजर सामने वाली हवेली की छत से तुम्हारी हवेली में फेंका है, लेकिन अगर तुम हवेली वालों से किसी भी तरह इस बारे में इस्तफसार करो तो वो कुछ न बता सकेंगे, क्योंकि वो ख़ुद इस वाक़े से बेखबर हैं और उनका हमारी तंजीम से कोई ताल्लुक़ नहीं। वैसे भी तुम इस सूरत हाल में नहीं कि उनसे पूछगछ कर सको, लेकिन हमने सिर्फ तुम्हारी इत्तला के लिए यह तजुर्बा किया है। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं, दोस्त हैं। इसका खुला सबूत यही है कि तुम इस वक्त भी हवेली में मौजूद हो। हम अपने बारे में मुख्तसरन इतना लिख देना काफ़ी समझते हैं कि हमारा ताल्लुक़ एक ऐसी मुल्कीर खुफिया तंजीम से है जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ है और उनको इस सरज़मीन से हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहती है। इस सिलसिले में हमने अब तक लातादाद कुर्बानियाँ दी हैं और आइंदा भी इसका हौसला रखते हैं। हम तुम लोगों से भी दोस्ती और भरपूर ताउन के ख्वाहिशमंद हैं। अगर तुम लोग हमारे इस नेक और अजीम मकसद से मुत्तफ़िक़ हो और हर तरह हमारा साथ देने पर तैयार हो, तो कल शाम इसी वक्त ये खंजर उसी चौखट में पेवस कर देना जहाँ से आज इसे निकाला है। उसके बाद हम तुमसे राब्ता पैदा कर लेंगे। एक मुहिब्बे वतन। मैंने पूरा ख़त पढ़ लिया। इस ख़त ने मुझे बहुत मुतासिर किया था। मैंने ख़त जब्बार की तरफ बढ़ा दिया। जब वो ख़त पढ़ चुका तो मैंने उसके चेहरे को बगौर देखा, लेकिन मुझे उस पर ऐसे तासुरात नज़र न आए जिनसे ये इज़हार होता कि वो भी मेरी तरह इस तहरीर से मुतासिर हुआ है। उसका रद्द अमल ये था जैसे उसकी नज़र में ये कोई ख़ास बात ना हो। हमने इससे पहले कभी इस नहज पर सोचा नहीं था। जब्बार ने ख़त मुझे वापस कर दिया। इसी अरसे में हमजाद खाना लेकर आ गया। मैंने उसे भी वो ख़त दिखाया। जब वो ख़त देख चुका तो मैंने उससे कहा, ये सब तो ठीक है कि मैं इन लोगों के ख्यालात से पूरी तरह मुत्तफ़िक़ हूँ, मगर मसला सिर्फ कल शाम का है, जबकि हमें आज ही रात हर कीमत पर यहाँ से कलकत्ते के लिए रवाना हो जाना है। अगर आप वाकई उन लोगों का साथ देने पर आमादा हैं तो उनसे राब्ता पैदा करना कोई मुश्किल काम नहीं। इसके लिए मैं जो मौजूद हूँ। लेकिन फ़िलहाल दूसरा मसला दरपेश है। हमें पहले कलकत्ते पहुँचकर मैपारा से निपटना है।
اس کے بعد ہی کچھ سوچا جا سکتا ہے۔ حمزات نے میری مشکل حل کر دی تھی۔ میں نے اس کی بات سے اتفاق کیا، لیکن میں یہ بھی چاہتا تھا کہ وہ لوگ جنہوں نے مجھے خط لکھا ہے ان کے علم میں کم از کم یہ بات آ جائے کہ میں ان سے پوری طرح متفق ہوں۔ اس کے بعد میں پارا سے نمٹ کر حمزات کے ذریعے میں جب چاہوں گا ان سے رابطہ کر لوں گا۔ اسی لیے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ خط کی ہدایت کے مطابق خنجر دروازے کی اوپر چوکھٹ میں پیوست کرنے کے بعد یہ حویلی چھوڑ دی جائے گی، اور یہ کام میں نے اس وقت کے لیے اٹھا رکھا جب رات کے وقت ہمیں یہاں سے چلنا تھا۔ ابھی میرے سامنے کئی مسئلے تھے۔ میں پارا سے نمٹنے کے بعد سب سے پہلے مجھے اپنی ٹانگ کے علاج کی فکر تھی، جسے وقتی طور پر حمزات نے ایسا کر دیا تھا کہ اب مجھے ذرہ برابر تکلیف محسوس نہیں ہوتی تھی۔ البتہ میں اسے استعمال کرنے سے قاصر تھا۔ تقریباً نصف شب کے بعد ہم حویلی سے روانہ ہو گئے۔ روانگی سے قبل میری ہدایت پر جبار نے وہ خنجر دروازے کی چوکھٹ میں پیوست کر دیا تھا اور احتیاطاً اس خط کو جلا دیا تھا جو اس خنجر کے ساتھ ہمیں موصول ہوا تھا، تاکہ آئندہ کسی موقع پر یہ خط پولیس کے ہاتھ نہ لگ جائے۔ جب ہم روانہ ہوئے تو پورے شہر پر سناٹا طاری تھا۔ کبھی کبھار چوکیدار کی صدا ضرور سنائی دیتی تھی، یا کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سکوت شب کو مجروح کر دیتی تھیں۔ کیونکہ سفر طویل تھا اور ہمیں غازی آباد پہنچنا تھا، اس لیے احتیاط کے پیش نظر حمزات نے مجھے اور جبار کو بے ہوش کر دیا۔ میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ٹرین میں پایا۔ میرے برابر والی برتھ پر ہی جبار موجود تھا اور اب تک غالباً بے ہوش تھا۔ اس کا حمزات اس پر جھکا ہوا شاید اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ میں نے دیکھا کہ اس کا جسم خود بخود کئی دفعہ ہلا تھا۔ چند لمحوں بعد ہی اس نے آنکھیں کھول دیں اور غالباً اسے بھی میری طرح ٹرین میں دیکھ کر حیرت ہوئی تھی۔ اس کے چہرے سے بھی یہی ظاہر ہو رہا تھا کہ میری نظر اپنے حمزات پر پڑی۔ اس کے چہرے سے بھی یہی ظاہر ہو رہا تھا۔ میری نظر اپنے حمزات پر پڑی۔ میرے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی وہ کچھ بولا۔ غازی آباد پہنچتے پہنچتے اتنا وقت نہیں رہا تھا کہ ہم آپ دونوں کو ہوش میں لاتے، پھر گاڑی میں سوار کرتے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو گاڑی آخری سیٹی دے کر چل پڑی۔ جب گاڑی کچھ آگے اور نکل گئی اور ویران علاقہ شروع ہو گیا تو ہم نے فرسٹ کلاس کے اس ڈبے میں آپ کو پہنچا دیا۔ آپ دونوں کے ٹکٹ، کپڑے وغیرہ اور ضروری سامان ان دونوں سوٹ کیسوں میں موجود ہے جو اوپر رکھے ہوئے ہیں۔ ہم نے آپ دونوں کو اسی وقت بیدار کیا جب ہم مکمل انتظامات کر چکے تھے۔ اب فکر کی کوئی بات نہیں۔ 4 دن کے طویل اور تھکا دینے والے سفر کے بعد ہم سرزمین بنگال کی حدود میں داخل ہو گئے۔ وہ بنگال جس کے بارے میں میں نے بچپن سے عجیب و غریب کہانیاں سنی تھیں، جس کے قدیم باشندوں کے بارے میں ناقابل فہم اور پراسرار داستانیں مشہور تھیں، جن پر میں نے کبھی یقین نہیں کیا، لیکن میرے ساتھ پیش آنے والے واقعات نے ان کی صداقت روشن کر دی۔ میں اس سرزمین پر نہایت پراسرار اور عجیب حالات سے دوچار ہوا، جن کا تذکرہ میری سرگزشت میں آگے چل کر آئے گا۔ ان 4 دنوں میں جبار کا جاگ جاگ کر برا حال ہو چکا تھا۔ اس کے حمزات نے حسب عادت اسے ایک لمحے کو آنکھ نہ چپکنے دی تھی۔ جب گاڑی اسٹیشن پر رکی تو میری جان میں جان آئی۔ مجھے خطرہ تھا کہ کہیں جبار نیند کی جھونک میں کوئی غلط حرکت نہ کرتے۔ میں بے ساکھیوں کے سہارے ٹرین سے اترا۔ میں اپنی زندگی میں پہلی بار کلکتے آیا تھا، اور غالباً جبار بھی، لیکن حمزات مجھے راستے میں ہی سب کچھ بتا چکا تھا کہ ہمیں کہاں ٹھہرنا ہے اور کیا کرنا ہے۔ ہمیں یہاں قدم قدم پر محتاط رہنا تھا۔ ہمارا اٹھایا ہوا کوئی بھی غلط قدم ہمیں بھیانک نتائج سے دوچار کر سکتا تھا، کیونکہ ہمارے علم میں تھا کہ میپارا نے کسی بھی طرح یہاں کی پولیس کو ہمارے پیچھے لگا دیا تو ہمارے لیے مصیبتیں کھڑی ہو جائیں گی۔ اس لیے پروگرام ایسا بنایا گیا تھا کہ میپارا کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ دیا جائے، اور نہ ہی وہ یہاں سے کہیں فرار ہونے میں کامیاب ہو سکے۔ ہمارے پروگرام میں صرف ایک بات مانے تھی، وہ یہ کہ ہمیں بہرحال پورا ایک دن خاموشی کے ساتھ کلکتے میں گزارنا چاہیے۔ رات کے وقت حملہ کرنا تھا۔ اگر کسی طرح اس نے یہ پتہ چلا لیا کہ ہم یہاں پہنچ چکے ہیں، یا اسے ہمارا خیال آ گیا، تو معاملہ بگڑ سکتا ہے۔ حمزات بے خبری میں حملہ کرنا چاہتا تھا، مگر شاید تقدیر ہمارا ساتھ دے رہی تھی کہ ہم ٹرین سے اتر کر ایک مسافر خانے میں آرام کرتے رہے۔ اور رات کے وقت حمزات نے بتایا کہ ابھی تک میپارا ہم لوگوں کی طرف سے لا علم ہے، حالانکہ اس کی پھپھی یعنی طبیب خاص ارشاد احمد خان کی چھوٹی بہن عرفانہ کا فلیٹ بھی اسی روڈ پر ہی تھا جہاں میپارا ٹھہری ہوئی تھی۔ رات ہوتے ہی دونوں حمزات ہمیں خاموشی سے مسافر خانے سے نکال لے گئے۔ اس مرتبہ میں نے احتیاطاً جبار کو بھی اپنے ساتھ ہی رکھا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی ہم فلیٹ کی گیلری میں تھے۔ میرے پاس اس وقت بھی بے ساکھیاں موجود تھیں، اور جبار بھی پوری طرح میری خبر گیری کر رہا تھا، کہیں میں کسی چیز سے الجھ کر گر نہ پڑوں۔ لیکن ایسا کوئی حادثہ پیش نہیں آیا۔ ہماری خوش قسمتی تھی کہ میپارا تنہا ایک کمرے میں مل گئی۔
जिसके दरवाजे भी खुले हुए थे। कमरे में शमदान रोशन था। आज जिंदगी में ये पहला मौका था कि मैंने मैपारा को खाबीदा हालत में देखा था, वरना हर बार वो मुझे जागती हुई मिली थी। शायद यही उसकी बदनसीबी थी। दोनों हमजाद कमरे में दाखिल हो चुके थे। फिर अचानक ही मुझे ऐसा लगा कि बिजलियां कूद गई हों, लेकिन कोई आवाज़ सुनाई ना दी। काफ़ी देर कमरे में यह तमाशा जारी रहा और हम दोनों सहमे हुए खड़े रहे। फिर उन्हीं बिजलियों का एक जाल मैपारा की मसेरी पर मुहित हो गया। ऐसा होते ही वो एकदम सोते सोते उछल पड़ी और खोई खोई नज़रों से चारों तरफ देखने लगी। उसने एक बार उठना चाहा, लेकिन रोशनियों के इस जाल से टकराकर फिर बिस्तर पर गिर पड़ी। मैंने देखा कि उसकी आंखों में आंसू भर आए हैं। वो भर्राई हुई आवाज़ में कहने लगी, शेख तुमने ये बहुत बुरा किया, बहुत बुरा। आवाज़ कुछ ज़्यादा भर्राने के सबब उसका फ़िक्रा अधूरा ही रह गया। मैं फतह व कामरानी के नशे में चूर उस मगरूर और सरकश मैपारा की शिकस्त का नज़ारा देख रहा था, जिसने मेरी ज़िंदगी अजीरन कर दी थी। ये ख्याल आते ही जैसे मेरे सारे ज़ख्म हरे हो गए। तुम कहती हो कि मैंने बुरा किया? क्या तुम वो दिन भूल गईं जब तुमने कहा था कि शेख एक न्याम में दो तलवारें नहीं रह सकती, और उसके बाद तुमने मुझे पै दर पे दुखों और मुसीबतों में मुब्तला करके मेरठ छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया था। उस वक्त से इस दिन तक जब तुमने मुझे आखिरी बार अपने फरेब में मुब्तला किया, क्या क्या क़यामतें मुझ पर गुजर गईं, लेकिन मैंने तुमसे कभी गिला नहीं किया कि तुमने मेरे साथ बुरा किया। मेरी बात सुनकर मैपारा का झुका हुआ सर उठा। मैंने देखा कि उसकी आंखों में अजीब सी बेबसी थी। फिर वो बोली। इस बार उसकी आवाज़ में भर्राहट नहीं थी। तुमने मुझ पर बेखबरी में हमला किया है। मैं जानती हूँ कि अगर रोशनियों का जाल सुबह तक मुझ पर मुहित रहा तो मेरी सारी क़ुव्वतें सल्ब हो जाएंगी। फिर उसकी आवाज़ में एकदम सख्ती आ गई। लेकिन मैं तुमसे रहम की भीख नहीं मांगूंगी, क्योंकि मैंने कभी तुम पर रहम नहीं किया। यह मेरा अपना ही कसूर है। अगर आज भी मैं अपनी इबादत में मसरूफ़ होती तो तुम कभी मुझ पर काबू ना पा सकते। मेरी इबादत का मतलब गालिबन तुम अच्छी तरह समझते हो। तुम्हारी इबादतों और रियासतों से मैं बखूबी वाकिफ़ हूँ। मुझे ये सब बताने की ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हारी रग रग पहचानता हूँ, और इसी का नतीजा यह है कि आज मैंने तुम्हारी सरकशी पर काबू पा लिया। मेरे लहजे में तंज था, जिसे मैपारा ने भी बखूबी महसूस किया। तो फिर जाओ जश्न मनाओ कि तुमने मैपारा को शिकस्त दे दी। मैपारा तुमसे हार गई। ये कहते कहते वो एकदम फूट फूट कर रोने लगी। उसी वक्त हमजाद ने मुझे चलने का इशारा किया। अब हमें कल सुबह तक इंतज़ार करना है। उस सुबह का इंतज़ार जब मैपारा की तमाम हैरत अंगेज़ क़ुव्वतें सल्ब हो जाती और मेरा हमजाद उसके वजूद पर से पुरस्कार बिजलियों के जाल को हटा लेता। और फिर उस सुबह के बाद मुझे आने वाली रात का इंतज़ार करना था। उस रात का जिसके दामन में मेरी तिश्ना आरजुएं सिराप होती। मैं बैसाखियों के सहारे बहुत आहिस्ता आहिस्ता कमरे के दरवाजे की तरफ पड़ा, लेकिन यह देखकर हैरान रह गया कि जब्बार अब तक मबहूत मैपारा के सामने खड़ा था। उस वक्त मैपारा की और उसकी नज़रें एक दूसरे से मिली हुई थीं। मेरे हमजाद ने उसका शाना हिलाया। वो जैसे किसी ख्वाब से चौंक उठा और कमरे से निकलते निकलते भी पीछे मुड़ मुड़ कर देखता जा रहा था। उसने मैपारा को पहली बार देखा था, और पहली बार देखकर तकरीबन मेरी भी यही हालत हुई थी जो इस वक्त जब्बार की थी। मैपारा वाकई इतनी हसीन थी कि आदमी अपने होश व हवास खो बैठे। दोनों हमजाद फिर हमें मुसाफिर खाने में ले आए। वो तमाम रात मैंने मैपारा के हसीन तसव्वुर में गुजार दी। रह रह कर उसका सरापा मेरी आंखों में घूमता रहा। वो एक एक मंजर मुझे याद आया, जब जब मैंने उसके क़यामत ख़ेज़ हुस्न को उस आलम में देखा था जिसके बाद कोई इल्म नहीं होता, जहाँ हिजाबात के तमाम पर्दे उड़ जाते हैं, जहाँ सिर्फ बेखुदी और सरशारी रह जाती है। और किसी ऐसे ही हुस्न मुकम्मल को देखकर आदमी सोचने लगता है कि जिस फनकार ने यह हुस्न तख्लीक किया है उसने सदियों उसे सोचा होगा। मैं उस रात आने वाले रुमान अंगेज़ ख्यालात में महव था, और इसी में सुबह हो गई। सुबह होते ही हमजाद ने एक फ़्लैट का इंतज़ाम कर दिया और हम मुंह मांगी पगड़ी देकर मुसाफिर खाने से उस फ्लैट में मुंतकिल हो गए। वो पूरा दिन मैंने किस तरह गुजारा ये मैं ही जानता था। मेरी कैफियत एक ऐसे शख्स की सी थी जो दरिया के किनारे प्यासा खड़ा हो और उसे ये इजाज़त ना हो कि वो अपनी शदीद प्यास दूर कर सके। हिजर के तवील और थका देने वाले लम्हात के बाद अब वो रात आने वाली थी जो मेरी उमंगों और आरजुओं में कुछ नए रंगों का इजाफा कर देगी, जो मेरे ज़ख्म का मरहम बनेगी। सारी मुसीबतें, सारे रंज व मलाल जैसे इस आने वाली रात ने जहन से महव कर दिए थे। मैंने उन लम्हात की कैफियत शायद पूरी तरह बयान नहीं की। अगर मैं अपने महसूसात को लफ्ज़ों में मुंतकिल कर सकता, अगर मैं अपने जज्बों को पैराहन अता करने पर कादिर होता, तो शायद लफ्ज़ों के मायने बदलने पड़ते।
مجھے اپنی کیفیت بیان کرنے کے لیے نئے لفظ تلاش کرنے پڑتے اور شاید پھر بھی لفظ میرا ساتھ نہ دیتے۔ مجھے اب صرف اتنا یاد رہ گیا ہے کہ میں نے اس سے پہلے کبھی کسی کا اتنی شدت سے انتظار نہیں کیا جتنا میں نے اس رات انتظار کیا۔ وہ رات میں پارا کو شکست سے ہمکنار کرے گی۔ میں سفر ہی کے دوران میں حمزہ سے یہ بھی دریافت کر چکا تھا کہ جب میں پارا کی قوتیں سلب ہو جائیں گی تو کیا وہ پھر بھی اتنی ہی حسین اور دلکش رہے گی۔ حمزہ نے بتایا تھا کہ اس کا حسن صرف اس وقت تک برقرار رہے گا جب تک وہ مدت پوری نہیں ہو جاتی جس کے لیے اس نے عمل کیا ہے، اور میرے علم میں تھا کہ ابھی مدت کو پورا ہونے میں تقریباً 7-8 مہینے تھے۔ جس وقت اس نے اپنا عمل شروع کیا تھا میں میرٹھ میں ہی موجود تھا، اور میں نے حمزہ سے اس پر کئی بار حملے کرائے تھے، لیکن میں اس کے عمل میں رکاوٹ نہ ڈال سکا۔ رات ہوتے ہی میں نے حمزہ کو طلب کیا اور بےتابی سے بولا، اسے لے آؤ، اس قرار جان کو لے آؤ، میں اب بغیر اس کے ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتا۔ میری موجودگی میں تم ایسا نہیں کر سکتے، اس پر میرا حق ہے کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ میں کل رات ہی اس سے شادی کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ یہ آواز جبار کی تھی جس کے وجود کو میں نے فراموش کر دیا تھا۔ جبار، ہوش میں آؤ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم شیخ کرامت سے ہم کلام ہو؟ ہاں مجھے علم ہے، لیکن تمہارا اور میرا معاملہ مختلف ہے۔ تم صرف ایک ابو الحوث ہو اور میں اس سے عشق کرتا ہوں۔ تم مجھ پر ظلم نہیں کر سکتے۔ بکواس مت کرو، ورنہ… میں اتنی زور سے چیخا کہ مجھے کھانسی آ گئی۔ ورنہ کیا؟ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ جو قوت تمہارے پاس ہے وہ میرے پاس بھی ہے، جبار نے طیش میں آ کر کہا۔ کیا تمہیں اپنے الفاظ کے معنی معلوم ہیں کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم شیخ کرامت سے ٹکرانے کی کوشش کر رہے ہو، میں نے بامشکل اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا۔ میں نے جو کچھ کہا میں بخوبی اس کے معنی جانتا ہوں۔ میں ہرگز میں پارا کو تمہاری بھینٹ نہیں چڑھنے دوں گا، جبار نے ترکی بہ ترکی جواب دیا۔ احسان فراموش، میں آخری مرتبہ پوری قوت سے چیخا اور پھر ایک دم اپنے حمزات سے مخاطب ہو گیا تاکہ اسے جبار کی دھجیاں اڑا دینے کا حکم دوں۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں حمزات کو کوئی حکم دے سکتا مجھے اس کی سرد آواز سنائی تھی جس نے میرے تن بدن میں آگ لگا دی۔ جبار صحیح کہتا ہے، اسے واقعی میں پارا سے عشق ہے، آپ کو اس کے حق میں دستبردار ہو جانا چاہیے۔ میں نے اس سلسلے میں تم سے کوئی مشورہ طلب نہیں کیا، میں نے انتہائی ضبط سے کام لیتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں، اس احسان فراموش کی دھجیاں بکھیر دو۔ آپ غلطی پر ہیں، مجھے حمزات کی آواز میں حکم عدولی کا عنصر نظر آیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ حمزات بھی سرکشی پر آمادہ نظر آ رہا تھا۔ اس سے پہلے اس نے کبھی میرے کسی حکم کو ماننے سے اجتناب نہیں کیا تھا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ میری بے بسی پر جبار مسکرا رہا تھا۔ میرے لیے اب مزید برداشت کرنا مشکل تھا۔ میں حمزات پر برس پڑا۔ میں تم سے جو کہہ رہا ہوں کرو، تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ غلط اور صحیح کا فیصلہ کرو۔ مگر میں اس پر مجبور ہوں، حمزات نے جواب دیا۔ تمہیں کس نے مجبور کیا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ میری صداقت نے، حمزات نے کہا۔ بکواس مت کرو، مجھے اب حمزات پر بھی شدت سے غصہ آ گیا تھا۔ اسی وقت مجھے جبار کی آواز سنائی تھی، وہ مجھ سے مخاطب تھا۔ میں اب تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا، میرے اور تمہارے راستے اب مختلف ہو چکے ہیں۔ میں اسی وقت یہ جگہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ تم میپارا کو اپنی ہوس کی آگ میں نہ جلا پاؤ گے، وہ میری ہے اور میری رہے گی، کیونکہ تمہارے مقابلے پر میرا جذبہ صادق ہے۔ میں پتھر سے بنا اس کی باتیں سنتا رہا، سوٹ کیس اٹھا کر اسے فلیٹ سے جاتے ہوئے دیکھتا رہا، جیسے یہ سب کچھ حقیقت نہ ہو۔ میں نے خود کو اتنا بے بس اور لاچار کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ جب بار چلا گیا تو میں ایک دم چیخ پڑا، اب تم بھی دفع ہو جاؤ۔ حمزہ جو اب تک میرے پاس کھڑا تھا میرا یہ فقرہ سنتے ہی غائب ہو گیا۔ میری دنیا اندھیر ہو چکی تھی، حمزہ ہی میرے لیے سب کچھ تھا، اور آج اس نے پہلی مرتبہ میرا حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ میرے لیے اس سے زیادہ تکلیف دہ بات کیا ہو سکتی تھی؟ اچانک منزل میرے قریب آ کر بہت دور ہو گئی تھی، اتنی دور جس کا میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ سب کچھ اچانک اور دیکھتے دیکھتے ہو گیا۔ مجھے اپنی روح جھلستی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ بار بار میری آنکھوں میں پارا کا چہرہ گھومتا اور میں تل ملا کر رہ جاتا۔ میں کافی دیر تک کمرے میں بے چینی سے ٹہلتے ٹہلتے تھک گیا تھا۔ میرے اعصاب ٹوٹنے لگے تھے۔ آخر میں تھک کر بستر پر ڈھیر ہو گیا۔ نہ جانے کب تک میں اندر ہی اندر سلگتا رہا، اپنی مجبوری اور بے بسی پر نہ جانے کب تک بلکتا رہا، اور نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ کسی نے میرے بازو کو پکڑ کر ہلایا۔ میں نے آنکھیں کھولی، میری نظر حمزات پر پڑی اور میں نے اس کی طرف سے منہ پھیر کر انتہائی غصے اور نفرت سے کہا، میں نے تو تمہیں نہیں بلایا، پھر تم کیوں چلے آئے ہو؟ جاؤ یہاں سے اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔
میں آپ کے حکم پر ایسا بھی کر سکتا ہوں، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا۔ مجھے جبار کے بارے میں آپ کے حکم مطلوب ہے۔ مجھے اب نہ کسی جبار سے دلچسپی ہے اور نہ اس کے بارے میں بات سے۔ کیا آپ اس کی احسان فراموشی بھول گئے؟ نہیں، مجھے سب کچھ یاد ہے، اس کی احسان فراموشی بھی اور تمہاری حکم عدولی بھی۔ میرے لہجے کی چبھن کو حمزات نے بھی محسوس کر لیا تھا، لیکن میں اس کی پرواہ کیے بغیر کہتا گیا، کیا اب بھی تمہارے پاس کوئی ایسا نشتر باقی ہے جو تم نے میری روح میں نہ چبویا ہو؟ بولو، جواب دو۔ سر جھکائے کیوں کھڑے ہو؟ کیا اب بھی میری بے عزتی میں کوئی کسر باقی رہ گئی ہے جسے تم پورا کرنے آئے ہو؟ میں سخت نادم ہوں، مگر مصلحت وقت کا تقاضا وہی تھا جو میں نے کیا، حمزات نے جواب دیا۔ تو میری بے عزتی میں مصلحت تھی؟ میرا پارا چڑھنے لگا۔ آپ ایک مرتبہ میری پوری بات تو سن لیں، پھر اس کے بعد آپ کو اختیار ہوگا، جو چاہیں فیصلہ کریں۔ میں حمزات کی بات سن کر خاموش رہا۔ میں نے اس کی بات سننے کی خواہش ظاہر نہیں کی تھی، لیکن یہ جاننے کے لیے ضرور بےتاب تھا کہ وہ کیا مصلحت تھی جس نے حمزات کو میرا حکم ماننے سے روکا۔ حمزات نے میرے چہرے سے اندازہ لگا لیا کہ میں اس کی بات سننے کا منتظر ہوں۔ اس کے بعد وہ مجھے حالات سے آگاہ کرنے لگا۔ آپ کو غالباً یاد ہوگا کہ جس رات ہم نے میپارا پر حملہ کیا اور اس پر قابو پا لیا، تو وہاں سے لوٹتے وقت جبار اور میپارا کی نظریں ایک دوسرے سے ملی ہوئی تھیں اور جبار مبہوت سا کھڑا ہوا تھا۔ پھر جب میں نے اس کا شانہ ہلایا تو وہ جیسے کسی خواب سے چونک اٹھا تھا اور وہ کمرے سے نکلتے نکلتے بھی پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتا جا رہا تھا۔ وہ سب کچھ بے معنی نہیں تھا۔ میپارا اچھی طرح جان چکی تھی کہ اب وہ آپ سے مکمل طور پر شکست کھا چکی ہے۔ اس نے بازی ہارتے ہارتے پھر ایک چال چل دی۔ اسے اگر کوئی ضد تھی تو صرف یہ کہ وہ آپ کے سامنے نہ جھکے۔ اسے علم تھا کہ اس پر 2 ہمزادوں کی مدد سے قابو پایا گیا ہے۔ اس کی قوتوں کو تو خیر اب مسلوب ہونے سے نہیں بچایا جا سکتا تھا، مگر یہ ضرور ممکن تھا کہ وہ جبار کو اپنے دم حسن میں گرفتار کر کے آپ سے سرکشی پر آمادہ کرتے۔ جبار اس کے حسن سے اس حد تک متاثر ہوا ہے کہ وہ آپ سے ٹکرانے تک آمادہ ہو گیا، اور یہی میپارا کا مقصد تھا۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ اگر میں اس وقت آپ کا حکم مان لیتا اور جبار کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا تو کیا صورتحال پیش آتی، لیکن میں اس بات سے ضرور آگاہ تھا کہ ایسی صورت میں جبار اپنے حمزات کی مدد ضرور حاصل کرتا، اور پھر کیا ہوتا یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں، یہ ممکن تھا کہ میپارا اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتی۔ ہو سکتا تھا کہ میں اور جبار کا حمزات آپس میں ٹکرا کر ختم ہو جاتے، اور نہ صرف جبار اپنے حمزات سے محروم ہو جاتا بلکہ آپ بھی میری غیر موجودگی میں بے دست و پا ہو کر رہ جاتے۔ یہ نتائج بڑے بھیانک ہوتے۔ میں آپ کو بھی بتا دوں کہ اگر 2 حمزات ایک جگہ موجود ہوں تو ایک دوسرے کی گفتگو سننے کے اہل ہو سکتے ہیں۔ جبار کے حمزات کی موجودگی میں آپ کو ان تفصیلات سے آگاہ نہیں کر سکتا تھا، اور ایسی صورت میں تو ہرگز نہیں جبکہ جبار سرکشی پر آمادہ تھا۔ میں نے بہت کم عرصے میں تمام حالات پر غور کیا اور فیصلہ کر لیا کہ اس وقت جبار سے ٹکرانا کسی بھی صورت میں ہمارے حق میں نہیں ہے۔ میں واقف تھا کہ آپ میری حکم عدولی پر سخت برہم ہوں گے، لیکن میں آپ کی وقتی برہمی کو برداشت کرنے پر مجبور تھا۔ جبار کے حمزات نے جب اسے یہ بتایا کہ میں نے آپ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا ہے تو وہ مطمئن ہو گیا۔ پھر اس نے فیصلہ کیا کہ اسے یہاں نہیں رہنا چاہیے، اور وہ اپنے حمزات کے ساتھ یہاں سے چلا گیا۔ میرا مقصد دراصل یہی تھا کہ جبار پر ظاہر کر دوں کہ میں پیچھے ہٹ گیا ہوں، تاکہ وہ بڑے اطمینان سے چلا جائے، اور اس کا چلا جانا ہی اس کی تباہی ہے اور کچھ نہیں تھا۔ اتنے دن آپ کے ساتھ رہ کر جبار کو احساس ہو چکا تھا کہ وہ کتنی بڑی پراسرار قوت کا مالک ہے اور وہ اس سے کیا کیا کام لے سکتا ہے۔ یہاں سے نکل کر جبار نے اپنے حمزات کو حکم دیا کہ اسے کسی محفوظ جگہ پہنچا دیا جائے۔ اس کے حمزات نے اسے پارک سرکس کے علاقے میں ایک غیر آباد مکان میں پہنچا دیا۔ آپ شاید یہ بھی نہ بھولے ہوں گے کہ جبار کئی راتوں کا جاگا ہوا تھا۔ اسے نیند کی سخت ضرورت تھی، مگر ظاہر ہے اس کا حمزات اسے کیوں سونے دیتا۔ اس کے سونے کے لیے ضروری تھا کہ اس کا حمزات اس کے پاس موجود نہ ہو، اور اس کی صرف ایک ہی صورت تھی۔ میری توقع کے مطابق جبار نے اپنے حمزات کو حکم دیا کہ وہ میپارا کو اٹھا لائے۔ میں واقف تھا کہ وہ اس صورتحال میں سوائے میپارا کے کسی اور کی خواہش نہیں کرے گا، کیونکہ میپارا ہی اس کے دل و دماغ پر چھائی ہوئی تھی۔ جب میپارا اس کے پاس پہنچی تو اس نے جبار کو لاکھ سمجھانے کی کوشش کی کہ ایسا کرنا اس کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، لیکن میپارا کی تمام پراسرار قوتیں سلب ہو چکی تھیں۔ اب وہ قطعی ایک معمولی اور لاچار لڑکی تھی جو اپنی مدافعت میں کچھ بھی نہیں کر پاتی۔ جبار کو روکنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ اس کی دانش میں یہ سب کچھ جبار کے حق میں بہتر نہیں تھا۔
जब्बार की शिकस्त का ये मतलब होता कि उसकी आखिरी चाल भी नाकाम हो जाती, लेकिन जब्बार उस वक्त कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। उसे तो मैपारा की गुर्बत ने पागल बना दिया था। उसमें कुछ भी सोचने समझने की सलाहियत नहीं रही थी। मैपारा ने मौके महल की नज़ाकत को महसूस करते हुए बड़ी मिन्नतों, समाजतों और इश्क के वास्ते देकर जब्बार को बमुश्किल इस बात पर आमादा कर लिया कि फ़िलहाल वो अपने इरादे से बाज आ जाए। उसने जब्बार को यकीन दिलाया था कि मैपारा अब सिर्फ उसी की है और वो उससे शादी करने के बाद अपनी बकिया ज़िंदगी उसके कदमों में गुजार देना चाहती है। ये कहकर मैपारा कोई बहाना करके उसके पहलू से उठकर दूसरे कमरे में चली गई। जब्बार काफ़ी देर उसका मुंतज़िर रहने के बाद उठा और बराबर वाले कमरे में मैपारा को देखा, जहां वो अपना लिबास दुरुस्त करने गई थी, लेकिन कमरा खाली था। जब्बार ने पूरा मकान कंगाल डाला, मगर मैपारा का कहीं पता नहीं था। मैपारा ने जब्बार से जो कुछ कहा था उसमें कतई हकीकत नहीं थी। उसे जब्बार से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो बस उसे आपके खिलाफ इस्तेमाल करना चाहती थी। लेकिन हालात ने उस वक्त मैपारा को इतना बौखला दिया था कि उसने सुबह होने का इंतज़ार भी नहीं किया। उसे ख़तरा था कि अगर वो सुबह तक जब्बार के साथ रही तो जब्बार किसी तरह भी अपने जज्बात को काबू में न रख सकेगा, जबकि मैपारा कतई ये नहीं चाहती थी कि जब्बार अपने मकसद में कामयाब हो जाए। मैपारा मकान से निकलकर पैदल ही एक तरफ चलने लगी। उसने ये भी ना सोचा कि पार्क सर्कस से इतनी रात गए लोअर चीत पोर्ट रोड पहुंचना कतई नामुमकिन है। इस वक्त किसी सवारी के मिलने का भी इम्कान नहीं था। मैपारा इंतहाई दिल बर्दाश्ता थी। वो अपने ख्याल में खोई हुई चली जा रही थी कि गश्त पर निकलने वाले पुलिस के एक दस्ते ने उसे हिरासत में ले लिया। वो उसे कोई आवारा बदकिरदार लड़की समझ रहे थे। अब मैपारा पार्क सर्कस थाने के हवालात में कैद है और जब्बार बेखबर पड़ा सो रहा है। उसे इस हालत में ख़त्म भी किया जा सकता है और किसी बड़ी मुसीबत में फंसाया जा सकता है। अब आपका जो हुक्म हो उस पर अमल किया जाए, क्योंकि अभी सुबह होने में 3 घंटे बाकी हैं और ये 3 घंटे हमारे लिए बहुत अहम हैं। मैं समझता हूँ कि अब तमाम हालात जानने के बाद आपकी खफगी दूर हो चुकी होगी। हमजाद ने अपनी बात ख़त्म करते हुए मेरी तरफ रहम तलब नज़रों से देखा। हमजाद ने मुझे जो कुछ बताया था उससे मैं बहुत मुतासिर हुआ और वक्ती तौर पर मुझे उसकी तरफ से जो बदगुमानी हो गई थी वो मेरे दिल से निकल गई। इसमें कोई कलाम नहीं कि तुम्हारे अमल से मुझे जो रूहानी अजियत पहुंची वो अपनी जगह है, लेकिन तुमने मुझे जिन हालात से आगाह किया है उन्हें देखते हुए मैं तुम्हारा हर कसूर मुआफ़ करता हूँ। लेकिन मैं कोई कदम उठाने से पहले कुछ जानना भी चाहता हूँ। इसका ताल्लुक जब्बार के हमजाद से है। जब्बार को मैं इस आसानी से मरने नहीं दूंगा। उसने मेरी फतह शिकस्त में बदलने की कोशिश की थी, जिसकी उसे सज़ा भुगतनी पड़ेगी, और बहुत सख्त सज़ा। मैं मैपारा के लिए जिन अजाबों से गुजरा हूँ और मैंने जो मुसीबतें झेली हैं उनसे तुम भी बखूबी वाकिफ़ हो। जब्बार को अगर इस वक्त हमेशा की नींद सुला दिया जाए, बात ही क्या होती। मैं उसे तड़पा तड़पा कर मारना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले जैसा कि मैं कह चुका हूँ कि मैं जब्बार के हमजाद के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि जो पुरस्कार क़ुव्वतें तुम्हें हासिल हैं वही उसके हमजाद के पास भी हैं। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? मैंने अपनी बात अधूरी छोड़कर हमजाद से सवाल किया। किसी हद तक आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन इससे क़तई नज़र चंद बातों पर आपकी तवज्जो नहीं। वो इस ज़मीन में बुनियादी बातें हैं। किसी भी हमजाद की पुरस्कार क़ुव्वतों का ताल्लुक़ उसे काबू में करने वाले की क़ुव्वत इरादी से है। जो शख्स जितनी क़ुव्वत इरादी का मालिक होगा उसका हमजाद भी उसी कदर ज़्यादा कवी होगा। एक फ़र्क तो मेरे और आपके दरमियान यही है, जब्बार क्योंकि ख़ुद मजबूत क़ुव्वत इरादी का मालिक नहीं है, इसलिए उसका हमजाद भी क़ुव्वत में उतना नहीं जितना आपका ये ग़ुलाम है। दूसरी बुनियादी बात यह है कि आमिल और उसके हमजाद में ज़हनी यगानिगत वो इश्तराक बहुत ज़रूरी है जो मेरे और आपके दरमियान तो मौजूद है, मगर जब्बार और उसके हमजाद के दरमियान नहीं। यही सबब है कि उसका हमजाद खुद अपनी तरफ से न तो उसे कोई मशवरा देता है और न ही आने वाले ख़तरात से आगाह करता है, यहाँ तक कि वो उसे सोने तक नहीं देता। इसका सबब आप जानते ही हैं कि जब्बार के अमल में कुछ खामी रह गई थी। जब्बार उसे जो हुक्म देगा वो सिर्फ उस पर अमल करने का पाबंद है, खा इसके नताइज जब्बार के हक़ में हों या ना हों। गालिबन अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि मुझ में और जब्बार के हमजाद में क्या फ़र्क है। हमजाद ने मुझे पूरी तफसील से आगाह कर दिया। वक्त तेज़ी से गुजरता जा रहा था और अब मुझे तमाम हालात को जानने के बाद जब्बार और मैपारा के बारे में कोई फ़ैसला करना था। मैं आंखें बंद करके सोचने लगा। मैपारा तक पहुंचने के लिए जब्बार को रास्ते से हटाना ज़रूरी था। सोचते सोचते मेरा जहन माजी के एक वाक़े की तरफ चला गया। जब मैं नापाकी की हालत में पुलिस के हत्थे चढ़ गया था
और मुझे जेल का मुंह देखना पड़ा था। फिर मुझे जेल के मसाइब और तकलीफ़ें याद आईं। पुलिस जब्बार की तलाश में थी और वो उसकी नज़र में एक ख़तरनाक मुजरिम था। अगर वो किसी तरह पुलिस के हत्थे लग जाए तो उसके लिए सिवाय फांसी के और कोई सज़ा नहीं हो सकती। यही नहीं बल्कि उसे सज़ाए मौत पाने से पहले तरह तरह की अज़ियतों से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि वो एक अंग्रेज़ का कातिल भी है। उस पर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ काम करने वाली खुफिया तंजीमों में शामिल होने का इल्ज़ाम भी है। यकीनन वो उन खुफिया तंजीमों के बारे में जानने के लिए उसे इंतहाई अज़ियतें देंगे, चाहे वो अज़ियतें बर्दाश्त करते करते मर ही क्यों ना जाए, जिनके बारे में वो कुछ नहीं जानता था। और जब वो नहीं बताएगा तो अज़ियतें और बढ़ाती जाएंगी। वक्त कम रह गया है। हमजाद की आवाज़ ने मेरे ख्यालों का सिलसिला तर्क कर दिया। मैं एक नतीजे पर पहुंच चुका हूं। वो ये कि तुम्हें कोई ऐसी तदबीर करनी पड़ेगी कि जब्बार को इसी वक्त और इसी हालत में गिरफ्तार कर लिया जाए। ऐसा मुमकिन है, हमजाद ने जवाब दिया, लेकिन इस सूरत में एक ख़तरा भी है। वो ये कि पुलिस को आपकी यहाँ मौजूदगी के बारे में मुत्तला कर सकता है और इस फ्लैट का पता भी बता सकता है। तुम्हारा कहना दुरुस्त है, लेकिन क्या हम इसी वक्त कहीं और मुंतकिल नहीं हो सकते? मुश्किल ज़रूर है, नामुमकिन नहीं, हमजाद ने जवाब दिया। फिर कुछ सोचकर बोला, ख़तरा तो बहरहाल है, मगर ये रात आपको ज़िक्रिया स्ट्रीट की नाखुदा मस्जिद में गुजारनी पड़ेगी। सुबह होते ही मैं किसी दूसरे फ्लैट का इंतज़ाम कर दूंगा। ठीक है, तुम मुझे वहाँ पहुँचा दो। सुबह जो होगा देखा जाएगा। ख़तरा तो कदम कदम पर हैं, आखिर उनसे कब तक बचा जा सकता है? और मैपारा के बारे में क्या इरशाद है? हमजाद ने पूछा। मेरा ख्याल है कि 2-3 घंटे हवालात में गुजारने से उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, और ऐन मुमकिन है कि सुबह होते ही उसके अजीज़ उसकी ज़मानत करा लें। फ़िलहाल तुम मुझे नाखुदा मस्जिद पहुँचा कर रवाना हो जाओ। मैं हर कीमत पर सुबह होने से पहले उसे गिरफ्तार देखना चाहता हूँ। उसके बाद मैंने बहुत जल्दी में अपना कुछ ज़रूरी सामान और कपड़े वगैरह समेट कर अटैची में ठूंसे और हमजाद के हमरा रवाना हो गया। मेरे इल्म में नहीं था कि ज़िक्रिया स्ट्रीट वहाँ से कितनी दूर है, लेकिन जल्द ही मुझे मालूम हो गया कि कोला टोली स्ट्रीट के बिल्कुल मुतवाज़ी जो सड़क है वही ज़िक्रिया स्ट्रीट है, और उसमें दाखिल होते ही बाएं हाथ को नाखुदा मस्जिद है, जिसका बड़ा दरवाज़ा उस वक्त अंदर से बंद था। लेकिन जाहिर है कि मस्जिद का दरवाज़ा बंद होना हमजाद के लिए क्या मायने था। उसने चंद ही लम्हों में नहायत एहतियात और खामोशी के साथ मुझे मस्जिद के दालान में पहुंचा दिया, जहां मेरी ही तरह और चंद भी मुसाफिर महव ख्वाब थे, जिन्हें शायद किसी मुसाफिर खाने में जगह नहीं मिल पाई थी। मैं भी बगैर कोई आवाज़ पैदा किए अटैची केस और अपनी बेसाखियाँ सराहने रखकर एक शख्स से ज़रा फासले पर तरास हो गया। मैंने जब्बार को अजियत में मुब्तला करने और उससे इंतकाम लेने के लिए ये तमाम मुसीबतें उठाई थीं, वरना एक सूरत यह भी थी कि उसे इस सोते में ख़त्म कर दिया जाता। हमजाद अब जा चुका था। मुझे यकीन था कि कुछ देर बाद ही जब्बार पुलिस की कैद में होगा। हमजाद पर अब मेरा एतमाद दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। मैंने चाहा कि करवट बदल कर कुछ देर के लिए सो रहूं, मगर जहन में इतने ख्यालात का हुजूम था कि कोशिश के बावजूद नींद न आई। फिर यूं ही आंखें बंद किए किए मुझे एक मशगला सूझा। मैं अब अपने तसव्वुर की क़ुव्वत को बरोकार ला चुका था। उस वक्त मैं जब्बार के बारे में कुछ जानने के लिए बेचैन था कि उसका क्या हशर बना। मैं आंखें बंद किए वाज़े तौर पर देख रहा था। जब्बार नीम बरहना हालत में एक सिमटी सिमटाई चादर पर पड़ा था। चादर ज़मीन पर बिछी हुई थी। कमरे में मोमबत्ती का हल्का उजाला फैला हुआ था, जो अब बुझने के करीब था। इसका मतलब ये था कि पुलिस अब तक उसे गिरफ्तार नहीं कर सकी है। मैंने अपने दायरे तसव्वुर को और वसी किया। अब मैं उस मकान के बाहर भी देखने का अहल था। अभी मुझे माहौल का जायज़ा लेते हुए चंद लम्हे ही गुजरे थे कि मैंने उस मकान के चारों तरफ गलियों में कुछ मुतार्रिक साए देखे, जो रफ्ता रफ्ता हल्का तंग करते जा रहे थे। यकीनन पुलिस जब्बार को गिरफ्तार करने के लिए निहायत एहतियात से काम ले रही थी, और उन्होंने अपनी जीपें उस मकान के कुछ दूर ही छोड़ दी थीं, ताकि उसके शोर से मुजरिम होशियार ना हो जाए। मैं फ़िलहाल इस बात से वाकिफ़ नहीं था कि हमजाद ने किस तरह पुलिस को मुत्तला किया, मगर मैं अपने अहकामात की तामील होते खुद अपनी आंखों से देख रहा था। फिर मेरे देखते ही देखते बहुत खामोशी से पुलिस आसपास के मकानों में भी दाखिल हो गई। उन मकानों में रहने वाले सख्त खौफजदा नजर आ रहे थे, लेकिन उन्हें कोई भी सवाल करने की इजाज़त नहीं दी गई थी, और उनमें खुद भी इतनी हिम्मत न थी कि वो पुलिस की इस कार्रवाई के खिलाफ कोई एहतजाज कर सकते। पुलिस के हमरा चंद बड़े अंग्रेज़ अफसरान भी नजर आ रहे थे, जिनकी सुर्ख आंखों में नींद झांक रही थी, और उनके चेहरों पर नागवारी के असरात थे, जैसे वो नावक्त की इस सरगर्मी से सख्त गुस्से में हों। जब्बार की गिरफ्तारी के लिए हुक्काम कोई भी गैर मोहतात कदम उठाने को तैयार नहीं थे, इसलिए उन्होंने जब्बार पर हाथ डालने से पहले
اس کے فرار کی تمام راہیں مسدود کر دی تھیں۔ وہ اپنی نظر میں ایک انتہائی خطرناک مجرم کو گرفتار کرنے جا رہے تھے، جو ایک مرتبہ ملٹری کی سخت نگرانی کے باوجود فرار ہونے میں کامیاب ہو چکا تھا اور جس کے فرار پر سخت کورام مچا تھا۔ ہر طرف بندوقوں کی نالیں، رائفلیں اور پستول نظر آ رہے تھے۔ انگریز افسر نے احکامات جاری کیے تھے کہ جس حد تک ممکن ہو مجرم کو زندہ گرفتار کرنے کی کوشش کی جائے، اور انتہائی صورت میں جبکہ اور کوئی چارہ نہ ہو اور مجرم کے فرار ہونے کا خدشہ ہو تو اس پر فائر کیا جائے۔ یہ احکامات اس نے سرگوشی کے انداز میں دیے تھے۔ وہ کوئی بھی خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے 2 افسروں کو کچھ اشارہ کیا، پھر اس کے حکم پر اس مکان کے باہر ایک بڑی سیڑھی لگا دی گئی۔ جن افسرات کو اس نے اشارہ کیا تھا وہ بلندی سے آگے بڑھے اور اس سیڑھی پر چڑھنے لگے۔ ان دونوں کے ہاتھ میں پستول تھے۔ چند لمحوں بعد ہی پولیس کی ایک بڑی تعداد اندر داخل ہو چکی تھی۔ پولیس بہت جلد اس کمرے تک پہنچ گئی جس میں موم بتی کا اجالا پھیلا ہوا تھا۔ ٹارچوں کی روشنی تیزی سے ہر طرف پڑ رہی تھی۔ غالباً انہیں خدشہ تھا کہ کہیں مجرم کے ساتھ اس کے دوسرے ساتھی بھی نہ ہو۔ جب وہ مطمئن ہو گئے تو ہر طرف سے اس کمرے کو گھیر لیا گیا۔ اس کے دروازے اور کھڑکیوں سے اب بندوقیں اور رائفلوں کی نالیں جھانک رہی تھیں، لیکن اس کے باوجود اب تک کسی میں اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ کمرے میں داخل ہو کر بے خبر سوتے ہوئے جبار پر ہاتھ ڈال سکیں۔ انگریز افسران کے چہروں پر اب بھی خوف کی پرچھائیاں تھیں۔ وہ کچھ ضرورت سے زیادہ ہی جبار سے خوفزدہ تھے، کیونکہ انہیں بتایا گیا تھا کہ وہ انگریزوں کے خلاف کرنے والی خفیہ تنظیم کے سربراہ کا دست راست ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ کوئی غیر معمولی یا غیر اہم آدمی نہیں رہا ہوگا۔ انگریز افسران پستول تانے دروازے میں کھڑے تھے۔ ان میں خود تو اتنی ہمت نہیں تھی کہ جبار تک پہنچ جاتے۔ انہوں نے چند دوسرے ہندوستانی افسروں کو آگے بڑھ کر جبار کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ جبار اب تک حالات سے بے خبر اسی طرح محو خواب تھا۔ اب 3-4 ہندوستانی افسر بہت آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے اس کی طرف بڑھ رہے تھے، اور میں یہ منظر دیکھ کر انگریز افسروں کی بزدلی پر کھول رہا تھا، جو پولیس کی اتنی بڑی تعداد ساتھ ہونے کے باوجود خوفزدہ نظر آ رہے تھے۔ پھر وہ منظر میرے لیے انتہائی پرمسرت تھا جب میں نے جبار کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پڑتے دیکھیں اور اسے ایک دم گھبرا کر اٹھتے ہوئے دیکھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے ہر طرف دیکھ رہا تھا، جیسے وہ سمجھ نہ پا رہا ہو کہ یہ ایک دم کیا ہو گیا۔ میں نے اس سے زیادہ دیکھنے کی ضرورت محسوس نہ کی اور آنکھیں کھول دیں۔ میرے آس پاس کے سونے والوں کے خراٹے گونج رہے تھے۔ ابھی صبح ہونے میں کچھ دیر باقی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ جلد سے جلد صبح ہو تاکہ میں یہاں سے کسی محفوظ مقام پر منتقل ہو جاؤں۔ جبار کی گرفتاری کے بعد میرا اس طرح کھلے عام پھرنا خطرناک ہو سکتا تھا۔ یقیناً جبار پولیس کو میرے بارے میں بھی بتا دے گا، اور اگر اس نے خود ایسا نہ بھی کیا تو پولیس اس پر تشدد کر کے میرے بارے میں معلوم کرنے کی کوشش کرے گی، اور جب انہیں یہ معلوم ہوگا کہ میں بھی کلکتہ میں ہوں تو پھر تیزی سے میری تلاش شروع ہو جائے گی۔ اسی وقت میرے ذہن میں ایک اور خیال آیا کہ کہیں جبار کو اس کی مہلت نہ مل جائے کہ وہ غسل کر لے۔ اس صورت میں اس کا پولیس کی گرفت سے نکل جانا ممکن تھا۔ اس خیال کے پیش نظر میں چاہتا تھا کہ حمزاد کو اس طرف سے بھی محتاط کر دوں، لیکن یہاں مسجد میں دوسرے افراد کی موجودگی کے سبب حمزاد سے ہم کلام ہونا کسی خطرے کا پیش خیمہ بھی ہو سکتا تھا۔ مجھے صبح کا انتظار تھا، اور صبح ہونے میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ لمحہ لمحہ میری بے چینی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے اپنے ذہن کی انتظار کی خوف سے نکلنے کے لیے ایک مرتبہ پھر اپنے تصور کی قوت کا سہارا لیا۔ اس مرتبہ میری چشم تصور اس چہرے کی تلاش میں تھی جس کے لیے میں نے کتنی ہی راتیں اور کتنے ہی دن تڑپ تڑپ کر گزارے تھے۔ آخر وہ چہرہ میرے سامنے آ ہی گیا۔ یہ چہرہ میں پارا کا تھا۔ اس چہرے کو دیکھتے ہی مجھے دھچکا سا لگا۔ اس کے رخساروں پر آنسو بہہ رہے تھے اور چہرے پر شدید روحانی اذیت کے آثار تھے۔ چند ہی لمحوں بعد میری سمجھ میں سب کچھ آ گیا، اور جو کچھ میں سمجھا اس نے میرا خون کھولا دیا۔ وہ حوالات تو نہیں تھا، مگر پارک سرکس کے تھانے کا ایک کمرہ تھا۔ اس کمرے کے باہر تھانہ انچارج کی تختی لگی ہوئی تھی۔ میں پارا کو پولیس نے جس حالت میں گرفتار کیا تھا اس سے انہوں نے یہی اندازہ لگایا ہوگا کہ وہ کوئی آوارہ لڑکی ہے۔ پھر ظاہر ہے کہ ایک آوارہ حسین لڑکی کے ساتھ جو کچھ کیا جانا چاہیے تھا وہی ہو رہا تھا۔ میں پارا کا یہ حشر ہوگا اس کے بارے میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ میں پارا کی انتہائی ذلت تھی۔ مسجد کا بڑا دروازہ اب کھل چکا تھا۔ میرے آس پاس سونے والے ایک ایک کر کے بیدار ہونے لگے تھے۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر اپنا سوٹ کیس اٹھایا اور بیساکھیاں سنبھلتا ہوا تیزی سے مسجد کے دروازے سے نکل کر کھلی سڑک پر آ گیا۔ سڑک ابھی دور تک سنسان پڑی تھی۔ میں تیز تیز چلتا ہوا جلدی سے ایک چوڑی سی گلی میں داخل ہو گیا۔ مجھے حمزاد کو طلب کرنے کے لیے کسی ایسی ہی جگہ کی تلاش تھی۔
जहां से फौरन किसी के गुजरने का खदशा ना हो। हमजाद के पहुंचते ही मैंने बगैर उसकी कोई बात सुने बेताबी से कहा, इसी वक्त फौरन पार्क सर्कस के थाने पहुंचो और मैपारा को उन दरिंदों के चुंगल से आज़ाद कराकर उसकी फुप्पी के फ्लैट में पहुंचा दो। उसके बाद जितनी जल्दी मुमकिन हो मुझ तक पहुंचने की कोशिश करो। हमजाद मेरा हुक्म सुनकर फौरन रवाना हो गया और मैं उस गली से निकलकर फिर वक्त गुजारी के लिए खुली सड़क पर निकल आया। अब इक्का दुक्का नमाजी मस्जिद की तरफ जा रहे थे। मुझे याद नहीं था कि वो इंतहाई मुख्तसर अरसा किस तरह गुजर गया। बस मुझे इतना याद है कि मैं उस वक्त बेहद परेशान और बेचैन था। नामालूम उन दरिंदों ने मैपारा का क्या हाल किया हो, इस ख्याल ने मुझे सख्त मुस्तरब कर दिया था। चलते चलते अचानक मैंने अपने साथ हमजाद को देखा। तुम लौट आए? मैंने सरगोशी की। जी हाँ। क्या हुआ? मैंने मैपारा को उसकी फुप्पी के फ्लैट में पहुंचा दिया है, हमजाद ने जवाब दिया। रिहाइश के बारे में क्या सोचा? मैंने फौरन दूसरा सवाल किया। इसी सड़क पर दाएं तरफ मुड़कर चंद कदम के फासले पर मुसाफिर खाना है, आप कुछ देर वहां क़याम कीजिए। मैं किसी करीबी जगह मकान तलाश करने की कोशिश करता हूँ। मुमकिन है हमें ज़िक्रिया स्ट्रीट में कोई फ्लैट मिल जाए, मगर ये सब मालूम करने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। ठीक है, मैं मुसाफिर खाने में चलता हूँ, तुम जल्द से जल्द कोई मुनासिब जगह ढूंढ कर आ जाओ। मैंने बात को मुख्तसर करते हुए कहा। मैं नहीं चाहता कि कोई रागीर मुझे इस तरह अकेले जाते बुड़बुड़ाते सुने, क्योंकि बज़ाहिर मैं अकेला ही चल रहा था। हमजाद मुझसे फिर रुखसत हो गया। मैं कुछ देर मुसाफिर खाने में बैठ पाया था कि हमजाद लौट आया। उसने वाकई बहुत तेज़ी से काम किया था। वो आते ही बोला, मैंने हस्ब तवक्को एक फ़्लैट यहीं ज़िक्रिया स्ट्रीट में तलाश कर लिया है। हर चंद की उसकी पगड़ी बहुत है, मगर नहायत आरामदेह और महफूज है। आप फ़ौरन यहाँ से उठिए और मेरे साथ साथ चलिए। वो फ्लैट एक हकीम साहब की मिल्कियत है, उनसे आप ही को सौदा करना पड़ेगा। मैंने हमजाद की बात का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मेरे आसपास दूसरे मुसाफिर भी बैठे थे। मैं खामोशी से अपनी बेसाखियाँ टेकता हुआ उठा और मुसाफिर खाने से निकल आया। हकीम साहिब से मामला निमटने में ज़्यादा देर नहीं लगी, क्योंकि मैंने उनकी मुंह मांगी पगड़ी दे दी थी, और वो भी नकद में। मैंने उसी वक्त उनके फ्लैट की चाबी ली और रवाना हो गया। फ्लैट हकीम साहिब की रिहाइशगाह से ज़्यादा दूर नहीं था। मैं जल्द ही वहाँ तक पहुँच गया। सर छुपाने की जगह का इंतज़ाम होने के बाद अब मैं किसी कदर पुरसकून था। हमजाद ने मेरे पुराने फ्लैट का सारा सामान मिनटों में उस फ्लैट में मुंतकिल कर दिया था। सुबह सुबह का वक्त था, इसलिए तमाम काम चुपचाप हो गया, वरना ये सब कुछ पूरी तरह दिन निकलने के बाद ज़रा मुश्किल हो जाता, क्योंकि अगर लोगों की नज़र ऊपर उठ जाती और दूसरा सामान फ़ज़ा में उड़ता हुआ किसी तरफ चला जा रहा है तो उनके औसान ख़ता हो जाते और सारे शहर में इस वाक़े का चर्चा हो जाता, जो ज़ाहिर है कि मेरे हक़ में बेहतर नहीं था। इत्मीनान का सांस लेने के बाद अब मुझे जब्बार के बारे में जानने की फ़िक्र हुई। मैं हमजाद से दरियाफ्त करना चाहता था कि उसने किस तरह पुलिस को जब्बार के पीछे लगा दिया। कुछ देर बाद मैं इत्मीनान से मसहरी पर नीम दराज हमजाद की गुफ्तगू सुन रहा था। वो मुझे अपनी कारगुजारियों के बारे में बता रहा था।